हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी है पिता का दर्द। टेलीफोन की घंटी से शिव कुमार का ध्यान भंग हुआ। रिसीवर उठाकर उन्होंने कहा, हेलो बाबा, मैं शुभ्रत बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? रश्मि कैसे हैं? एक सांस में शिव कुमार ने कई प्रश्न कर डाले। बाबा हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है बेटा, अब इस उम्र में तबीयत का क्या है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब तो जिंदगी दवा के सहारे चल रही है। बेटा बहुत दिन बाद आज मेरी याद आई है। बाबा क्या करूं, इतनी व्यस्तता हो गई है कि समय ही नहीं मिल पाता। रोज ही सोचता हूं फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्तता हो जाती है। सच कह रहे हो बेटा, जैसे जैसे तुम्हारी पदोन्नति होगी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और व्यस्तता भी। बाबा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने की क्या बात है। मैं सोच रहा था माँ के चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हम लोग भी आपसे मिलने कभी कभार ही कोलकाता आ पाते हैं। अगर आप ठीक समझे तो कोलकाता का मकान बेचकर आप भी अमेरिका चले आए। यहाँ गुड़िया और राज के साथ आपका समय भी कट जाएगा और हम लोग भी आपकी ओर से निश्चित हो सकेंगे। शुभ्रत का प्रस्ताव शिव कुमार को ठीक ही लगा। सोचने लगे, नौकरी से रिटायर हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और कितने दिन चलूंगा। किसी दिन आंख बंद हो जाने पर शुभ्रत मेरी अर्थी को कंधा भी देने नहीं आ पाएगा। लिहाजा शिव कुमार ने अपनी सहमति दे दी। शिव कुमार ने पेपर में विज्ञापन देकर मकान का सौदा कर लिया और निश्चित समय पर कोलकाता आकर शुभ्रत ने पैसों का लेन देन कर लिया। पोस्ट ऑफिस से MIS और बैंक में से कुछ शिव कुमार ने रखा था, उसका भी ड्राफ्ट शुभ्रत ने अपने नाम बनवा लिया। कोलकाता की संपत्ति बेचने के बाद वो लोग अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। निश्चित समय पे वो लोग दम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। शुभ्रत ने कहा, बाबा आप यहाँ सोफा पर बैठिए, मैं चेक इन करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। सोफे पे शिव कुमार बैठ गए। उनका मन अतीत में खो गया। जिंदगी के एक एक पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय मन कचोट रहा था। सर्विस में रहते हुए शिव कुमार ने पत्नी चंद्रा से कहा था, तुम्हारी इच्छा हो तो कंपनी का क्वार्टर ले लेते हैं, आराम से रहेंगे। परंतु चंद्रा तैयार नहीं थी। कहने लगी, आज हम आराम से रह लेंगे, परंतु रिटायर होने पर फिर तो फुटपाथ पर आना पड़ेगा। बच्चे कहाँ रहेंगे? चाहे जैसे भी हो, एक छोटा मोटा मकान या फ्लैट कंपनी से ऋण लेकर ले लो, कम से कम बुढ़ापे में इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक के साथ शिव कुमार ने ये मकान बनवाया था। चंद्रा भी तो थोड़े ही दिन मकान में रह पाई। अचानक एक दिन रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। शिव कुमार ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रा को बचाया नहीं जा सका और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चंद्रा की मौत के बाद शुभ्रत और रश्मि कोलकाता आए और कुछ ही दिनों बाद वो आपस चले गए। उनके जाने के बाद इस बार शिव कुमार बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहीं पर भी मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मानो घर काटने के लिए दौड़ता हो। खाना पकाने और झाड़ू पोछा आज के लिए एक महिला को पास टाइम रखा था, जो घर का सारा काम काज करती थी। अचानक शिव कुमार का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। शुभ्रत चेक इन करके अभी तक आया नहीं था। घर घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। शिव कुमार ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम शिव कुमार बनर्जी है, मेरे बेटे का नाम शुभ्रत बनर्जी है, हमें अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी है। वह चेक इन के लिए आया होगा। काउंटर पर कार्यरत महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, शुभ्रत बनर्जी नाम के यात्री ने चेक इन किया था। अमेरिका की फ्लाइट निकले हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है। परंतु मैडम उसी फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे बिना लिए ही फ्लाइट चली गई? अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई यात्री छूटा नहीं है, अन्यथा हमारी ओर से घोषणा जरूर की जाती है। महिला ने कहा, तो क्या मुझे बिना लिए ही शुभ्रत अमेरिका चला गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ये कैसी चाल साजिश है?
शिव कुमार के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वो सिर पकड़ के सोफे पर बैठ गए। सोचने लगे, सुब्रत क्या इतना निष्ठुर हो सकता है, जिसको पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिन न्यौछावर कर दिए। हर तरह की कटौती करके सुब्रत की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी हमने नहीं आने दी। ले देकर सुब्रत हमारा इकलौता बेटा है। मैं और चंद्रा हमेशा ही उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। आज जब मुझे उसके सहारे की जरूरत थी तो वो मुझे बेसहारा छोड़कर धोखा दे गया। इसी उधेड़ बुन में सुब्रत के बचपन की याद ताज़ा हो गई और एक एक दिस उनके मानस सब पटल पे प्रबंधित होने लगे। बचपन से ही सुब्रत काफ़ी मेधावी थी। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता। उसकी पढ़ाई से शिव कुमार और चंद्रा संतुष्ट थे, इसलिए दोनों अपना पूरा ध्यान सुब्रत और उसकी पढ़ाई की ओर लगाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि सुब्रत पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। सुब्रत परीक्षाओं में पोजीशन लाता गया और हायर सेकेंडरी में तो वह मेरिट लिस्ट में आया। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलने पर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। शिव कुमार की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। सुब्रत को बाहर भेजने के चक्कर में शिव कुमार ने क्या क्या पेपर नहीं बेले, किसके सामने हाथ नहीं पसारे। तब तो बस एक ही धुन सवार थी कि सुब्रत किसी तरह अमेरिका चला जाए। इसी बात को लेकर उनकी छोटी भाई संदीप से झकझक भी हो गई थी। उसने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया था। कहने लगा, जब सामर्थ्य नहीं है तो क्यों विदेश भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? यहाँ पढ़कर क्या बच्चे नौकरी नहीं करते? अरे जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संदीप के आचरण से शिव कुमार को काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी हो, अब मदद के लिए भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखेंगे। तभी से दोनों भाइयों के बीच एक कटुता आ गई थी और आपसी संबंध ही एक तरह से टूट गया। शिव कुमार सोचने लगे कि चाहे जैसे भी हो, सुब्रत को बाहर भेजना ही है। कुछ सरकारी वित्तीय, कुछ पीएफ से ऋण और कुछ अन्य स्रोतों से व्यवस्था करके आखिर में वो सुब्रत को विदेश भेजने में कामयाब हो गए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी सुब्रत को एकेडमिक कैरियर उज्जवल रहा, जिससे वहीं पर उसे जॉब भी मिल गई और वह अपना ध्यान वहीं लगाने लगा। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर शिव कुमार का ध्यान टूटा। वह पूछने लगे, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे बेटे के साथ अमेरिका जाना था, परंतु वो तो मुझे छोड़कर चला गया है। अब तकदीर मुझे जहाँ ले जाएगी वहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर शिव कुमार खड़े हो गए और सोचने लगे, इस मुसीबत की घड़ी में किसके पास जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? उन्होंने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, परंतु कुछ भी सूझ नहीं रहा था। चहलकदमी करते हुए वे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। अचानक उनके जहन में बचपन के दोस्त दीपंकर की याद आई। दोनों साथ साथ स्कूल व कॉलेज में पढ़े थे और उनका आपस में पारिवारिक संबंध भी था। वे सोचने लगे, क्या दीपंकर मेरी मदद करेगा? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया होगा? वैसे मैं तो कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ सुब्रत के करियर की वजह से मैं दीपंकर की पत्नी मालिनी की बात नहीं मान सका। मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी देवयानी की शादी सुब्रत से हो जाए, ताकि वह अपनी आंखों के सामने अब बेटी का घर बसता देख ले। मालिनी को मालूम था कि उसे जो बीमारी लग गई है, अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसने शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, परंतु उसी समय सुब्रत विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए यह प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं था और हमने इतनी जल्दी में शादी करने से मना कर दिया था। फिर भी दीपंकर के अलावा उसे कोई नहीं सूझ रहा था। सोचा चल के देखने में हर्जी क्या है, हो सकता है अब तक उसने माफ़ कर दिया हो। उसके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उसका मन पिघल जाए। एक बार दीपंकर के घर चलता हूँ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए दीपंकर के घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर पश्चात दीपंकर के घर वो पहुंच गए और दरवाजे पर लगी कॉल बेल की स्विच दबा दिया। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर दीपंकर की नौकरानी काजल ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? दीपंकर है घर में? जी हाँ, बाबू तो हैं घर में, पर आप कौन? उनसे कहो कि उनका दोस्त शिव कुमार बनर्जी आया है।
काजल ने जाकर दीपंकर से कहा, कोई शिवकुमार बनर्जी नामक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपना मित्र बताया है। शिवकुमार बनर्जी का नाम सुनते ही दीपंकर ने कहा, उन्हें अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाओ। जैसे ही दीपंकर ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, शिवकुमार के धैर्य का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जबान नहीं खुल रही थी। उनका मन अपने बचपन के साथी के सामने जी भर कर रो लेने को कह रहा था। दीपंकर ने पास जाकर शिवकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, शिवकुमार क्या बात है, इस तरह जोर जोर रोए जा रहे हो, ये क्या हालत बना रखी है। शिवकुमार की गिग्घी बंद गई, जबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, तो सिर्फ आंसुओं का शौलाभ। दीपंकर ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, लो पहले थोड़ा जल पियो, शांत हो, अब तुम मेरे पास हो, अपनी जिगरी दोस्त के पास। शिवकुमार ने पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उन्हें लगा कि उनका तन मन शीतल हो रहा है, तनाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोल उठे, यार मैं क्या बताऊं तुझे, इस उम्र में आकर मैं अपनों के द्वारा ही चला गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ खोल कर भी बताओगे या इस प्रकार सिर्फ पहेलियां ही बुझाते रहोगे। तुम्हारी हालत देखकर मेरे जहन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। इसके बाद शिवकुमार ने सारी घटना दीपंकर के सामने बयां कर दी। दीपंकर ने गहरी सांस लेते हुए शिवकुमार की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनी। अब शिवकुमार की इस हालत में पहुंचने का कारण स्पष्ट हो चुका था। दीपंकर कहने लगे, ये कैसी विडंबना है, जिस पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, उसके साथ ऐसा सलूक। उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अपनों से भी जिसने संबंध खराब कर लिए, उसे ऐसा करते हुए जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें धोखा मिले। आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए। माँ बाप अपने 4 बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाते हैं, परंतु 4-4 बच्चे एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते। जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो बच्चे उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। दीपंकर के मन गालिन से भर गया। सोचने लगे, इससे अच्छी तो लड़कियां होती हैं जो पराए घर भी जीवन भर माँ बाप के सुख दुख को बांटने की कोशिश करती हैं। उन्हें अपनी बेटी देवानी की याद आ गई। दूर रहते हुए भी बाबा का हालचाल पूछे बगैर सोती नहीं, फोन पर ही 1000 हिदायतें देती रहती। बाबा नाश्ता व भोजन समय पर कर लेना, दवा समय समय पर लेते रहना, सुबह शाम पार्क में टहलने जरूर, सेहत का ख्याल रखना, खाली समय का उपयोग पुस्तकें पढ़कर टीवी देखकर करना, आजकल क्रिकेट का मैच भी हो रहा है उसे देखना, आद। शिवकुमार कहने लगे, दीपंकर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर हो मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। क्या कह रहे हो शिवकुमार, मेरे रहते हुए तुम्हें वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं भी अकेला रहता हूँ। शादी के बाद देवयानी के पुणे चले जाने से मैं भी तो अकेला हो गया हूँ। मेरी मदद करने के लिए काजल है जो 24 घंटे मेरे दुख सुख का ख्याल रखती है। अच्छा है तुम आ गए हो, अब हम दोनों का समय आराम से कट जाएगा। पुरानी बातें हमें जीवन जीने की प्रेरणा देगी। मुझे उम्मीद है तुम नहीं करोगे। शिवकुमार का सिर कृतज्ञता से झुक गया था। उन्हें लगा कि आकाश के गहन अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है और फिर वो दोनों दोस्त साथ में रहने लगे। सच में दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही गलत है, और वो भूल जाते हैं कि कभी वो भी माँ बाप बनेंगे। ऐसे औलाद होने से अच्छा कि ऊपर वाला हमें बिना औलाद के ही रखे। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।